स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जी's क्लासेस। दिस इज सिद्रा योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने चैनल पे केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी थी, बायोलॉजी स्टार्ट कर दी थी, उसकी मैंने एक वीडियो डाल दी है। तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर मैंने आपको पूरा ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर आप लोगों को बताया था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ द सेल पढ़ा दिया था, डिस्कवरी ऑफ द सेल पढ़ा दिया था, सेल थ्योरी के बारे में भी पढ़ा दिया था। मैंने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ द सेल। अब पार्ट्स ऑफ द सेल में मैंने आप लोगों को एक पार्ट कंप्लीट कर दिया था जो कि हमारा था सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा उसी पार्ट के अंदर तो हमारे कुछ एक सब टॉपिक आता है, वो है हमारा मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल मेम्ब्रेन मेरे पास है, ठीक, ये सेल है मेरे पास, अब ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या मूवमेंट होता है, किस चीज़ का किस तरह से होता है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स देखो इधर, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब डिफ्यूजन पता है क्या होता है? एक नॉर्मल से एग्जांपल अगर मैं लूँ, लेट सपोज बच्चों कि आप किसी भी ग्लास के अंदर पानी ले आए, आपके किसी भी ग्लास के अंदर आपने ले ली, इसके अंदर आपने डाल दी शुगर, तो क्या होगी, उसको जब आप घोलोगे तो क्या होगी, घुल जाएगी। शुगर नहीं, आप एक काम कीजिए, पानी लीजिए, उसके अंदर डालिए इंक। अब आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, तो आपको उसको घोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही घुल जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा डिफ्यूजन। ठीक, तो ये एक डिफ्यूजन की प्रोसेस है। ये मतलब ये है कि जो हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो अपनी लोअर, यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक, आप इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब कोई भी चीज़ जो है किसी भी अपनी अगर हायर कंसंट्रेशन में है, वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन में जाने की पूरी कोशिश करेगी। तो स्टूडेंट्स देखो, अब इस डिफ्यूजन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है, कोई भी चीज़ का घुलना जो होता है वो डिफ्यूजन होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ ले रही हूँ, कि अब यहाँ पे मैंने लगा दी है एक बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर हमारा फिल है पानी, यहाँ पर भी पानी फिल है। अब जो पानी है वो यहाँ पर ज्यादा फिलिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर फिल है। अब आप मुझे ये बताइए कि पानी यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा। ऑब्वियसली जो पानी है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन में लो कंसंट्रेशन में है। ठीक, आपने देखा भी होगा कि पानी को अगर आप हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में भेजते हैं तो वो मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। तो यही क्या है यही हमारा डिफ्यूजन की प्रोसेस है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर से कोई भी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो भी चीज़ जाती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गैसेस की होती है, देन लिक्विड, देन सॉलिड। अब आपने देखा भी होगा कि जो हमारी गैसेज होती है वो एकदम किसी भी चीज़ में घुल जाती हैं। ठीक, अब आप खाना बना रहे हैं घर में, ठीक है, जब आप खाना बनाते हैं तो उसके अंदर से जो भी हमारी स्टीम निकलती है वो गैसेज तो होती है, वो गैसेज फॉर्म होती है किसी भी चीज़ की। ठीक, तो जब वो क्या होती है, आप अगर उसको छोड़ो कहीं पर भी तो वो पूरे घर में फैल जाती है ना, ऐसे ही तो होता है। और एक चीज़ और, अगर आप किसी भी चीज़ की स्मोक लेकर आते हैं, ठीक, धुआं जिसको बोलते हैं, वो अगर फैलाते हैं तो वो सब जगह ईजिली फैल जाती है। ठीक, तो वो क्या है, हमारी उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और देखी होगी आपने, अगर आपने गर्म, मैंने आपको अपने लास्ट केमिस्ट्री के लेक्चर्स में ये चीज़ समझा रखी है कि जो हमारा गर्म खाने की खुशबू होती है वो हमें दूर तक चली जाती है, क्योंकि उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होती है गैसेस की। ठीक, समझ में आया है आप लोगों को? अब उसके बाद होती है लिक्विड की, देन सॉलिड की। ठीक, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शोड बाय सम स्मॉल साइज ऑफ सब्सटेंस। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस जो होती है स्मॉल सब्सटेंस के थ्रू शो होती है, जैसा कि मेरे पास है, आयन शो करेंगे, मॉलिक्यूल भी करेंगे, CO2 शो करेगी, ऑक्सीजन करेगी और वाटर करेगा। ठीक, अब उसके बाद ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटी CO2 प्रोड्यूस टेक्स प्लेस, CO2 प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, हमारा CO2 का प्रोडक्शन होता है, CO2 प्रोड्यूस होती है। ठीक, उसके बाद अब कंसंट्रेशन ऑफ दिस CO2 इनसाइड द सेल, ये एक सेल है मेरे पास और ये बाहर का एनवायरनमेंट है। अब कंसंट्रेशन जो CO2 की ज़्यादा होगी वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर
कम होगी, बाहर के एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी और मतलब सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है इजीली समझ में आ गई होगी। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं अब द नेक्स्ट टॉपिक के मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है उसी तरह से हमारा ऑस्मोसिस भी होता है, ठीक है। अब देखो इधर, अब ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ चीज याद रखनी है। क्या है? सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक। अब सॉल्यूशन जो है हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों टर्म्स क्या आ गए हमारे पास, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो लेट अस सपोज बच्चों कि आपने कोई बीकर लिया है, उस बीकर में आपके पास क्या है, बहुत सारा पानी है, ठीक है। आपने बहुत सारा पानी उसमें ले लिया, फिर आपने क्या किया, उसके अंदर आपने ऐड कर दी शुगर। जब आपने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी तो ये शुगर जो है वो होगी हमारी सॉल्यूट और ये वाटर जो है वो होगा हमारा सॉल्वेंट, ठीक। जो कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होता है सॉल्यूट। वैसे तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन किसी किसी केसेस में सॉल्यूट भी ज्यादा हो जाता है और जो सॉल्वेंट होता है वो कम ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन जो हमारा बनता है वो किस चीज से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपने देखा भी होगा जब पानी के अंदर आप चीनी घोलते हैं तो हमारा एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। आपने होप की शिकंजी जो मिलती है आपने पी होगी, तो वो भी एक हमारा क्या होती है, सॉल्यूशन होती है नींबू और चीनी का। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम इधर। देखो अब ये तो आपने समझ लिया कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस तरह बनता है। अब हमारे पास तीन टर्म्स आती हैं, क्या क्या आती है वो, एक में है मेरे पास हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, सेकंड है मेरे पास हाइपोटोनिक, थर्ड है मेरे पास आइसोटोनिक, ठीक। ये तीन चीजें मेरे पास आती हैं। ये है क्या, हाइपरटोनिक में क्या होता है हमारा, हाइपरटोनिक में हमारा सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है और सॉल्वेंट कम, ठीक। हाइपोटोनिक में हमारा सॉल्यूट जो है वो कम हो जाता है और सॉल्वेंट ज्यादा हो जाता है, ठीक। आइसोटोनिक में क्या होता है हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के इक्वल हो जाता है, दोनों हम सेम अमाउंट में ही ले लेते हैं, ठीक है। जब ऐसा होता है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो ज्यादा हो जाता है तो हमारी सेल क्या होती है, मतलब सॉल्वेंट यानी पानी की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, तो हमारी जो कोई भी चीज है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, श्रिंकेज, ठीक। अब ये वाला है, अब इसमें क्या है, इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है, अभी पानी की अमाउंट ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी, स्पेलन। और ये क्या होगा, ये होगी हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब बीच का ना। तो अब आपने एक एग्जांपल देखा भी होगा, जब आप मोनाको को पानी के अंदर भिगाते हैं तो क्या होता है, वो फूल जाती है, यानी जो हमारा सॉल्वेंट है वो जो है पानी सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो उससे ये उसमें क्या हुआ, उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट तो ज्यादा होगी तभी तो ऐसा होगा। तो क्या होगा, स्वेलन अप, वो जो होगी मोनाका जो होती है वो फूल जाती है। अब ये वाला जो होता है इसमें हमारे सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो ये श्रिंकेज हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, ना तो इसमें मतलब श्रिंकेज होता है और ना ही स्वेलन अप होती है, ठीक है। होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब देख लेते हैं कि हमारा ऑस्मोसिस कितने टाइप का होता है, कैसे होता है। तो देखो पहले तो हमारी डेफिनेशन ही लिखी है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। वाटर का मूवमेंट जो होता है हमारा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। हालांकि हमने ऐसा मतलब डिफ्यूजन में भी पढ़ा था कि जो हमारा होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का वाटर का मूवमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन जो हमारा ऑस्मोसिस होता है वो हर किसी मतलब किसी भी सब्सटेंस में नहीं हो सकता है, बस वाटर के साथ ही प्रोसेस होता है। और जो हमारा डिफ्यूजन होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है, आयन हुए, मॉलिक्यूल्स हुए, CO2 हुई, कोई भी गैस भी हो सकती है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस में ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, देन सॉलिड में सबसे कम होता है, ठीक है। तो
ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता है। ऑस्मोसिस में क्या है, ये सिर्फ प्रोसेस वाटर के अंदर ही होती है, ठीक है। अब इधर देखो, अब इसमें क्या होता है, जो हमारी सेल है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। कोई भी सेल है वो वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगी, ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। अब इसमें नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या होता है, कोई भी एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड नहीं होती है, कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा ऑस्मोसिस जो होता है वो कितने टाइप का होता है। ऑस्मोसिस हमारा दो टाइप से होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, सेकंड है एक्सोस्मोसिस। इसका मतलब, ठीक। अब एंडोस्मोसिस क्या होता है, एंडोस्मोसिस वो होता है जब वाटर बाहर की साइड से सेल के अंदर एंटर करता है, सेल के अंदर वाटर एंटर करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को मुनक्का का एग्जांपल लिया था, मुनक्का में क्या होता, अगर हम उसको भिगा के रख देते तो मुनक्के के अंदर पानी क्या एंटर कर रहा था, वो स्वेलन अप हो रही थी, ठीक है। तो क्या होता है, जब उसके अंदर क्या होता है, पानी सेल के अंदर एंटर करता है, तो इसमें लिख देंगे मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, इनटू द सेल। एंडो का मतलब ही अंदर की साइड होता है, एंडो मतलब अंदर की साइड किसी भी चीज का एंटर होना, ठीक है। अब एक्सोस्मोसिस का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल, ठीक। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जो हमारा ऑस्मोसिस होता है वो दो तरह का होता है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल होता है एंडोस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल वो होता है एक्सोस्मोसिस, ठीक है। और ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, वाटर में होती है, और किसी भी सब्सटेंस में ये प्रोसेस नहीं होती है। अब ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है वाटर का, ठीक है। और इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज को भिगा के रख रहे हैं तो उसको एनर्जी जरूर लग रही है, इसके अंदर मतलब सेल के अंदर पानी जाने में नहीं लग रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ऑस्मोसिस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होता है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिए, होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए अब देख लेते हैं हम पार्ट्स ऑफ द सेल। जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो अब हम पढ़ रहे हैं उसके सेकंड पार्ट के बारे में, जो है सेल वॉल। तो आइए देखते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी सेल है वो दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी एनिमल सेल, एक होती है प्लांट सेल। अब जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। सेल वॉल जस्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नॉट प्रेजेंट। इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती, इसमें जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब जो हमारी एक एनिमल सेल में बनाती हूँ, एक प्लांट सेल में बनाती हूँ। देखो, ये है मेरी एक प्लांट सेल, ठीक। ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल और ये साइटोप्लाज्म, ठीक। ये है मेरी एक एनिमल सेल जिसके अंदर जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुझे यहाँ पर गिवन है, ठीक। अब मैं बना रही हूँ एक प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी, सेल वॉल, ये और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हमारा वैक्यूम, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक प्लांट सेल, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम कि फीचर्स क्या क्या है। नॉन लिविंग है, एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है, ठीक है, और ये नॉन लिविंग है, ठीक। अब फ्रीली परमिएबल, ये फ्रीली परमिएबल है, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो सिलेक्टिवली परमिएबल थी, ऐसा हमारा सेल वॉल में नहीं होता है। वो जो मतलब सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, उसके अंदर कोई भी आ सकता है, उसके अंदर से कोई भी बाहर इजीली जा सकता है, ठीक है। अब इधर देखो, प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल। क्या करती है ये, सेल का जितना भी कंटेंट होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल है, जितना भी कंटेंट होता है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है।
अब मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो लिपिड प्रोटीन की बनी थी, और ये किससे बनी है, ये बनी है सेलुलोज से। ठीक, अब प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, सेल को क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये थोड़ी सी टफ होती है ना, हार्ड होती है, टफ होती है, तो क्या होता है, मतलब कोई भी जो हमारी सेल है वो जल्दी से मतलब खत्म नहीं हो पाती है, मतलब जैसे वो फट जाती है सेल, ऐसा नहीं होता। ये क्या करती है, ये हार्ड होती है सेल वॉल और प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। ठीक, तो अब देखो इधर, अब प्रोवाइड टर्जिडिटी। ठीक, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए, जैसा कि हमने पढ़ लिया है अब तक। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या पढ़ लिया है मैं आपको बताती हूँ। हमने पढ़ लिया है, पहले हमने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ द सेल, पहले हमने सेल की क्या पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी। देन हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ द सेल, पढ़ा डिस्कवरी ऑफ द सेल। देन हम आए थे पार्ट्स के ऊपर, तो हमने पढ़ा था इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो उसके पार्ट्स में हमने सेल वॉल बताया था, मैंने सेल मेम्ब्रेन बताया था, साइटोप्लाज्म बताया था, ये सब सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली में भी उसके बहुत सारे पार्ट्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, तो ये सब क्या थे, सेल के पार्ट्स थे। ठीक है, अब देखो, अब सेल के पार्ट्स में हमने स्टार्ट किया था सेल मेम्ब्रेन से। अब सेल मेम्ब्रेन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, वो कहाँ मिलती है, आउटसाइड ऑफ दी सेल मिलती है। ठीक है, अब जो सेल मेम्ब्रेन वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाई जाती है, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो अब फिर हमने पढ़ा था मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जितना भी मूवमेंट होता है वो किस तरह होता है, तो मैंने उसमें आप लोगों को डिफ्यूजन पढ़ाया था, डिफ्यूजन भी पढ़ाया था, और ऑस्मोसिस पढ़ाया था। ठीक है, तो ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। हो क्या आपने वो जो वीडियोस है, आई मीन जो अभी पीछे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, हो क्या आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं देख रही हूँ ये वाला टॉपिक अपना, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या होता है, ये तो आप लोगों को बहुत इजीली पता होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को सेल वॉल पढ़ा दी है और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा दिया है, तो इसमें डिफरेंस आप लोग इजीली कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो पहला डिफरेंस है अकर्स इन प्लांट सेल। अच्छा, जो हमारी सेल वॉल है, मैंने ये बताया था कि प्लांट सेल का जो मेन फीचर है वो यही होता है कि उसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, एंड अ सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल में भी पाई जाएगी और एनिमल सेल में भी पाई जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है लाइज आउटसाइड द सेल। ये मैं कोई भी सेल बना रही हूँ, ये कहाँ मिलती है, आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के आउटसाइड मिलती है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड ऑफ द सेल इन एनिमल, एनिमल में क्या मिलेगी, ये जैसे एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में तो लास्ट लेयर ही सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो ये कहाँ मिलेगी, एनिमल सेल में आउटसाइड मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें तो ये इनसाइड होगी ना, क्योंकि बाहर की साइड तो हमारी सेल वॉल आ गई। ठीक है, तो प्लांट्स में कहाँ मिलेगी, इनसाइड द सेल। ठीक है, इनसाइड इन प्लांट्स। ठीक है, अब जो हमारी सेल वॉल है वो है नॉन लिविंग, डेड है, जो हमारी सेल वॉल है वो डेड है। ठीक है, लिविंग नहीं है। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है लिविंग। ठीक, लिविंग। अब उसके बाद ये है रिजिड, बहुत ज्यादा टफ। ठीक है, रिजिड होती है। देन ये फ्लेक्सिबल, इसको हम किसी भी शेप में ऐसे फ्लेक्सिबल होती है ना कि किसी भी शेप में कर सकते हैं उसको, ये होती है फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज, हमारी सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से मिलकर बनती है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है कि हमारी सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनती है, तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। वहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन भी दिया होगा, प्रोटीन, लिपिड, देन सेलुलोज, देन पॉलीसेकेराइड्स, ये सब आप लोगों को वहाँ पे दिए होंगे। और आप वहाँ पे आई एम श्योर कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, इन सब में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। आप लोगों को याद रखना है जो हमारी सेल वॉल है वो किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से। किससे बनती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से। देन ये क्या होती है, फ्रीली परमिएबल होती है। सेल वॉल क्या होती है, फ्रीली परमिएबल। इसका मतलब ये है ये अपने अंदर किसी भी सब्सटेंस को आने की परमिशन इजीली दे देती है कि तुम भी आओ मेरे अंदर, तुम भी आओ मेरे अंदर से, तुम भी बाहर जाओ और तुम भी बाहर जाओ। अपने अंदर आने और जाने के प्रोसेस को ये बहुत ज़्यादा फ्री रखती है, जैसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक माइंड होता है ना,
कि कोई भी मेरी लाइफ में आ रहा है और जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। देन हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर आने की परमिशन देती है और कुछ ही सब्सटेंस को जिसको ही चाहती है उसको निकालती है। जैसे कि कोई भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि किसी कोई भी गर्ल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होती है, वो क्या कहती है? कुछ ही लोग को अपने लाइफ में आने की परमिशन देती है जो उसको सही लगता है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। देन उसके बाद है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल के? फंक्शन होता है हमारा प्रोटेक्शन। ये सेल वॉल क्या है? सेल को प्रोटेक्ट करती है, बाहर की साइड से कोई भी चीज इसके ऊपर आए और ये फट ना जाए, ये प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल, ठीक है। देन स्ट्रेंथ देती है, ठीक। अब सेल मेम्ब्रेन की फंक्शंस क्या है? होल्ड्स इनर कंटेंट ऑफ द सेल, सेल के इनर कंटेंट को होल्ड करती है, तो मैंने बताया है। कंट्रोल पैसेज मटेरियल। अच्छा, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन? पैसेज मतलब मटेरियल का पैसेज जो होता है इधर से उधर आना जाना, वो क्या करती है? कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये था हमारे डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं भी हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में। अगर बायोलॉजी आपको ऐसा लगता है कि रटने वाला सब्जेक्ट है, तो हालांकि हाँ, थोड़ा ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बहुत रटने वाला है, लेकिन जो आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आप लोगों को बहुत कम रटना पड़ेगा। जो हमारा सेल है वो हमारी बायोलॉजी का बेसिक है। अगर हम सेल ही नहीं पढ़ेंगे तो हमें बायोलॉजी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जो लाइफ है। अच्छा, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का मतलब होता है हमारी लाइफ, ठीक। बायो मतलब होता है लाइफ, ठीक। ये जो है मेरे पास बायो वर्ड, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी लाइफ की स्टडी को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। अब जो लाइफ है हमारी वो किस पे डिपेंड कर रही है? सेल पे डिपेंड कर रही है। अब जब आप सेल के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा? आगे जाके नहीं समझ में आएगा। आगे जाके तो आप पूरे ऑर्गेनिज्म के सिस्टम्स के बारे में पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? जो मैंने जैसा कि मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया भी था कि सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो जब ऑर्गन सिस्टम पे हम लोग आएंगे तो आप लोग तो समझ ही नहीं पाओगे ये कैसे कैसे बने, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? सेल से हुई है। तो जब सेल ही आप लोगों को पता नहीं होगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज इसको सेल वाले चैप्टरों को बिल्कुल भी इजी ना ले, क्योंकि ये चैप्टर जो है एकदम बेस है बायोलॉजी का, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।